बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अजीज है। वी आर हियर विद टुनाइट विद एमओयो। आज के हमारे जो गेस्ट हैं हमाद अनवर, अ, एक अ, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। हमेशा क्रिएटिव चीजें करते हैं। मैं इनके साथ बैक इन 2014 इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम जो यूएस में हुआ था, हमारे ग्रुप के मेंबर थे ये, और वहां से इनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ये जब अपनी चीजें शेयर करते रहे और जो एक्टिविटीज ये इन्होंने शुरू की, स्पेशली जो आजकल कर रहे आइसोलेशन सेंटर के नाम से, जो बिल्कुल लोग को इनका हिस्सा है। अभी हमारे पास जो है हमाद अमर हमारे साथ है। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू हिम सो दैट ही कैन शेयर मोर डिटेल अबाउट हिमसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम सलाम अब्दुल अजीज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का कंसेप्ट भी यही है कि हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपने गेस्ट के बारे में क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने गेस्ट से पूछते हैं हु इज जी, हमाद अनवर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा अभी तक आपने, जो इंट्रोडक्शन दिया है, थैंक यू फॉर दैट। और यो बिल्कुल इस तरह मैं और अब्दुल अजीज वी वेंट टू अमेरिका बैक इन 2014। सो अब माशाल्लाह 6 साल हमारे हो गए अप्रैल में पूरे। मैं हमाद अनवर कौन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी तक खुद भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्राइमरली आई एम अ डिजिटल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, और दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। 2010 में मैंने काम शुरू किया था इस पे, डिजिटल मीडिया। और बेसिकली आप समझें कि जो कंटेंट क्रिएशन है फॉर सोशल कॉजेज और सोशल चेंज, उस हवाले से मैं काम कर रहा हूँ तब से। मुख्तलिफ नॉन प्रॉफिट के साथ किया है, एक दो को मैंने फाउंड भी किया था। इसके अलावा अभी जो आपने जिक्र भी किया, मेरा जो शो है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। बट बीच में मैं माई वॉइस अनहर्ड के नाम से एक मैंने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को फाउंड किया था। हम लोग उसमें अनहर्ड स्टोरीज को आगे लेके आ रहे थे। इसके अलावा क्रिकेट पे प्लेटफॉर्म है मानिस क्रिकेट मिथ, उस पर करता हूँ। इसके अलावा जो मेरी डे जॉब है बेसिकली, मैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ यही कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के तौर पे काम करता हूँ। और लास्टली जो मेरा अपना इनिशिएटिव है, जिसका भी आपने भी काफी जिक्र किया, वो सुखन के नाम से है। और उस पे हम लोग बेसिकली वेब सीरीज बना रहे हैं, और इसके अलावा लाइव फेसबुक शोज करते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बना रहे हैं। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज डिटेल्स। अच्छा, बाकी जो जितने भी आपके बैकग्राउंड है उससे जाने से पहले जो मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा, ये जी आइसोलेशन सेंटर, इसका जो ख्याल आया, वो जी। ख्याल जहन में कैसे आया, और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जो मुश्किलात का सामना पड़ा। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दैट? सो बेसिकली हम लोग, आपको पता है 23 मार्च को आइसोलेशन सेंटर स्टार्ट हुआ था। बट बिफोर दैट हम लोग 20 मार्च वॉज फ्राइडे, और वो लास्ट वर्किंग डे हम सबको ऑफिस में बना था, क्योंकि उस टाइम अनाउंस हो गया कि हम एक इनडेफिनेट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अब क्योंकि मेरा डिजिटल का बैकग्राउंड है और मैं पहले इस तरह के काम करता रहा हूँ, वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। सो आफ्टर 3-4 डेज जो एक चीज मैंने रियलाइज की, वो सबसे ज्यादा ये थी कि मेंटल हेल्थ काफी लोगों की अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि तब तक शुरू हो चुका था ये काम। लोगों को स्ट्रेस आ रहा था। सो इनिशियली आइडिया ये आया था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जिसमें हम रोज रात को 10 बजे, क्योंकि अब हम सारे फारिग थे और घर पे थे, सो रात को 10 बजे हम लोग फेसबुक पे लाइव जाएं। और वहां पे मेरे जो दोस्त हैं, जो अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं, स्पेशली जो मेंटल हेल्थ के हवाले से काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बुलाया जाए और हम बैठ के डिस्कस करें कि इसमें हम लोग अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से आइसोलेशन सेंटर का आगाज हुआ था। बट विद टाइम आई रियलाइज्ड कि ये तो सिर्फ हम लोग, मेंटल हेल्थ तो एक एस्पेक्ट है, तो इसके साथ साथ हमें और भी मुख्तलिफ चीज़ों को देखना है। फिर हम लोग अपनी फिजिकल फिटनेस पे आए। उस पर हमने जो है वो एक्सपर्ट्स को बुलाया जो कि फिटनेस के हवाले से बात की। मेंटल हेल्थ के हमने फिर आगे डिफरेंट प्रोग्राम किए कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो बड़े हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से बहुत सी मिथ हैं, बहुत सी ऐसी फेक न्यूज़ फैली हुई थी, तो उसके लिए फिर हमने जनरल फिजिशियंस बुलाए कुछ, और वो लोग, उनसे कांटेक्ट किया जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे। इसके साथ साथ थोड़ा सा लाइट टच देने के लिए और थोड़ा सा हमने उसको एंटरटेनिंग रखने के लिए बीच में हम लोग कभी बुक्स पे सेशन करते हैं। फिर पेशावर का एक बहुत ही प्यारा बैंड है खुमारियाँ के नाम से, उनको हमने बुलाया, तो उन्होंने थोड़ी रुबाब बजा के हम इंटरटेन किया, हमने म्यूजिक पे बात की। सो प्राइमरीली अब ये हमारा जो फॉर्मेट इस तरह ही है कि जो लोग भी किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं,
और कोरोना के हवाले से अपना इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं, उनके साथ हम लोग गुफ्तगू करते हैं और इसके दौरान जो जो क्वेश्चन आंसर सेशन आता है उसको हम इंक्लूड करते हैं, जो कि एक बहुत मेन मकसद था मेरे लिए कि हम लोग जो शो कर रहे हैं अगर मैं रिकॉर्ड करके लगाऊंगा तो शायद लोग देखें तो सही, लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लाइव शो के दरमियान क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने जवाब ले सकते हैं, सो दैट वाज समथिंग जो कि मुझे लगा एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। सेकंड पार्ट आपके जो क्वेश्चन का था वो ये था कि क्या मुश्किलात आई या क्या बेसिकली चैलेंजेस आए। उसमें यार एक ये बात ये थी कि मैंने वो पहले काम किया हुआ था इस तरह का, क्योंकि हमने इस तरह के एक्सपेरिमेंट आज से तकरीबन 2 साल पहले किए थे और तब प्लान यही था कि हम लोग लाइव स्पोर्ट शो किया करेंगे, बट मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जो है वो हम लोग उसको आगे लेके नहीं जा सके उस तरह। तो एक मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि अगर हम लोगों ने लाइव शो करना हो फेसबुक पे टेलीकास्ट तो उसका क्या है, तो उस चीज ने मदद की। इसके अलावा शुरू में इतनी मुश्किलात इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा आपको पता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह का है, तो मेरे पास कैमरा माइक वगैरह इस तरह कुछ चीजें पड़ी हुई थी। नेट स्पीड था, स्पेशली अगर अगले बंदे की जो आपको बुलाया हुआ है उनके पास अगर इशू हो नेट की स्पीड का, तो छोटे मोटे टेक्निकल ग्लिचेस हैं, बट इतना इशू नहीं आता क्योंकि सब अंडरस्टैंड करते हैं कि आजकल हम जिन हालात में हैं तो उसका मेकिंग बेस्ट ऑफ इट। Yeah, thanks for sharing these things. तो अभी दोबारा आते हैं, ये जो टुनाइट विद एमवायो का कंसेप्ट है, जी मैंने जिक्र किया था कि दो प्लेटफॉर्म में जहाँ से हमारा जो ये कंसेप्ट है ये सामने है, उसमें एक जो आपकी सुखन की इंट्रोडक्शन आपने की, एक जी उसका रोल है, और दूसरा जो पेशावर बेस है किस अफवाना जिन्होंने मुझे शो पे बुलाया था, तो जब उस कंटेक्स्ट में मैंने वहां पे देखा तो वही से इन दोनों प्लेटफॉर्म से हो कि ये हमारा टुनाइट विद एमवायो का कंसेप्ट सामने आया है। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दीज थिंग्स। सो अभी दोबारा जाते हैं, जो आपकी जो एजुकेशनल करियर है वो जी। किस तरह शुरू हुई और आजकल कहाँ पे है? मैंने बेसिकली शुरू इस तरह हुई थी, जो ट्रेडिशनल पाकिस्तान में बड़ा देखने में मिलता है वो ये है कि या आप डॉक्टर बन जाएं या आप इंजीनियर बन जाएं। मेरे वालिद साहब एक इंजीनियर हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। इस चक्कर में मैंने जो अपना ओ लेवल्स था वो मैंने प्री मेडिकल में किया, फिर मैंने एफएससी भी प्री मेडिकल में की, बट मेरा टू बी ऑनेस्ट रुझान नहीं था और उसका रिजल्ट ये है कि फिर नंबर भी टू बी ऑनेस्ट नहीं आए। सो इवेंचुअली फिर मैं प्री मेडिकल में नहीं गया, लेकिन फिर मैंने अपना जो बैचलर्स है फाइनेंस में किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा ज़्यादा जो रुझान है और ह्यूमैनिटीज़ वाली साइड पे ज़्यादा है और मार्केटिंग वाली साइड पे ज़्यादा है। तो फिर मेरा जो मास्टर्स है एमबीए मेरा वो मार्केटिंग में है। सो वो करने के बाद फिर मेरी जो पहली जॉब थी, मुझे बहुत शौक था नॉन प्रॉफिट सेक्टर में काम करने का, तो एक हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन थी, उस पे मैं काम कर रहा था। हमारी जब मुलाकात हुई उससे बहुत थोड़ा अर्सा पहले तक, और उसके बाद फिर मैंने बीच में सिविल सर्विस के एग्जाम देने की भी कोशिश की, उसमें मेरी एलोकेशन नहीं हुई। बट उसके बाद फिर मेरा ये जो आप बात करें डिजिटल जर्नी ज़्यादा स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके बाद मुझे जहाँ काम करने का मौका मिला वो एक एनिमेशन कंपनी थी, वो एक डिज़ाइन हाउस था। तो वहाँ पे हमने टेररिज्म के ऊपर कॉमिक्स बनाए, एनिमेशन बनाई। तो वो मेरा एक एक्सपोजर था जहाँ मुझे पता चला कि अच्छा आप एनिमेशन कैसे बनाते हैं, स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, कॉमिक बुक कैसे लिखते हैं आप। हमने काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पे बनाई, फिर हमने क्रिकेट पे एक बनाई, फिर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हीरोज हैं मेजर अजीज भट्टी, सरफराज रफीकी शहीद, इन सब पे हमने कॉमिक बुक्स बनाई और डिफरेंट एनिमेटेड वीडियोस बनाई। एनिमेटेड वीडियोस में आप देखें तो हमने डिफरेंट कॉजेस को एड्रेस किया, हमने चाइल्ड अब्यूज को एड्रेस किया, हमने एजुकेशन को एड्रेस किया, फूड वेस्टेज, एनवायरनमेंट। तो ये 2-2, 3-3 मिनट की एनिमेटेड वीडियोस होती थी जो हम फेसबुक और यूट्यूब पे रिलीज करते थे अपने पार्टनर्स के साथ। इनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। हमारी फूड वेस्टेज की मुझे याद है एक वीडियो का रिस्पांस मोर देन 1.2 मिलियन लोगों ने देखा था उसको फेसबुक के ऊपर। सो इस लिहाज से फिर अंदाजा हुआ कि जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है उसकी बहुत पावर है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन एज अ आई वुड से ह्यूमन काइंड जो है वो कम होता जा रहा है। हम लोग पढ़ते अब कम है, देखते ज्यादा हैं। हमारे मोबाइल स्क्रीन है, हमारे टीवीज हैं, नेटफ्लिक्स है, आपके पास हर तरह की वीडियोज हैं। सो उसको फिर हम लोग कैश इन करना चाहते थे। तो तकरीबन 4 साल मैंने वहां पे काम किया। आई वॉज वर्किंग देयर एज प्रोजेक्ट मैनेजर, आई वॉज वर्किंग एज अ राइटर देयर। और उसके बाद फिर आई लेफ्ट दैट, और इसके दौरान ही मैंने अपना इनिशिएटिव माई वॉइस एंड हट भी स्टार्ट कर लिया था। उसमें हम लोग ये कर रहे थे कि जो अनहर्ड स्टोरीज हैं हमारे मुल्क की,
हमारे मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ इलाकों की जो लोग अपनी फील्ड में नाम कमा चुके हैं, उन्होंने मेहनत करके एक मकाम पाया है, तो उनकी स्टोरीज हम हाईलाइट करते थे। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे या जर्नली आप देखते हैं कि एक स्टोरी अगर एक चैनल करता है और वो थोड़ी सी हिट होती है तो फिर सारे चैनल्स वही कर रहे होते हैं और फिर उसको बार बार मिल किया जाता है उस एक टॉपिक को। सो आई वांटेड टू ब्रिंग फॉरवर्ड द अनहर्ड स्टोरीज। सो वी डिड ऑलमोस्ट 300 प्लस स्टोरीज, हमने 300 प्लस आर्टिकल्स किए और साथ हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, साथ वीडियोस की, कुछ हमारे इवेंट्स हुआ करते थे। सो दिस इज माय वॉइस हंट। तकरीबन मैंने 5 साल वहां पे काम किया और फिर उसकी लर्निंग की बेस पे 2018 के फरवरी में मैंने स्विच कर लिया अपने 2018 के फरवरी में स्विच कर लिया फॉर सुखन। सुखन बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म है बट इट्स बेस्ड ऑन विजुअल्स। तो ये वीडियोस और वेब सीरीज पे हम लोग काम करते हैं, जिस तरह आपने आइसोलेशन सेंट्रल का नाम लिया। तो अब मैं काम कर रहा हूँ इस पे। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे पंजाब में हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी है, उनके साथ जो उनकी डिजिटल साइड है, उनकी जो कम्युनिकेशन साइड है, वो मैं देखता हूँ। सो दैट्स माय डे जॉब एंड सुखन इज माय पैशन प्रोजेक्ट। वाओ, दैट्स इनक्रेडिबल। तो अभी दोबारा आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जो ये आइडियाज आपके माइंड में आते हैं उसके पीछे क्या राज है? देखिए अब लोग आइडियाज तो जिस तरह अब आपने बताया कि हम सब एक दूसरे से इंस्पायरेशन ही लेते हैं, हम लोग एडमिट करें या ना करें, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, आपका बड़ापन है। आई वुड स्पेशल लाइक टू थैंक यू कि आपने कहा कि अच्छा आपकी इंस्पायरेशन जो है वो 2 शो से आई है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट लोग इसको एडमिट नहीं करना चाहते। हमारे बाद भी बहुत से शोज आए हैं और वो टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में एड्रेस कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। और मैं हमेशा खुश होता हूँ इस चीज को देख के, क्योंकि मकसद ये है कि अगर आपने एक मैसेज ज्यादा से ज्यादा बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एजुकेशन पे बात करनी है, हमने टेररिज्म पे बात करनी है, हमने चाइल्ड अब्यूज पे बात करनी है, अगर मैं बात कर रहा हूँ मैं 100 लोगों तक बात पहुंचाऊंगा, 2000 तक, 10,000 तक। लेकिन हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिट है। लेकिन अगर वही काम 10 ऑर्गेनाइजेशन करेंगी तो शायद वो 1 लाख तक भी चली जाए। सो एक तो ये है कि इंस्पायरेशन आपको कहीं से भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। और जो एज अ कंटेंट क्रिएटर इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको बड़ा अप टू डेट और बड़ा करंट रहना पड़ता है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और आपके ख्याल में किन इश्यूज पे बात करने की जरूरत है। तो अगर आप ये नैरो डाउन कर लो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी एड्रेसिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी टॉकिंग अबाउट, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने वो काम कैसे करना है। अब उस पॉइंट पे आता है कि अच्छा लॉजिस्टिक्स क्या है, अच्छा बात करते हैं, अच्छा मैंने लाइव शो करना है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, कौन सी ऐप चाहिए, कौन सा माइक चाहिए। सो आइडियाज जनरली इस तरह होते हैं मेरे पास कि मुख्तलिफ लोगों से तबादला ख्याल होता है, मुख्तलिफ लोगों से मिलना होता है, या आप जनरली देखते हो कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो दुनिया में आ रहा है, तो फिर आप सोचते हैं कि अच्छा मैं इसमें क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, और फिर आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रोल प्ले करते हैं। जिस तरह आपको तो इल्म है, क्रिकेट का जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो एक इंटरटेनमेंट के लिए है, उसका ताल्लुक इस तरह नहीं है कि मैंने कुछ सोशल कॉज के लिए कर रहा हूँ। बट मैं देख रहा था कि हम लोग 5-10 रिकॉर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, उनकी ज्यादा बात करते हैं, बट पाकिस्तान प्लेयर्स और बाकी सारे प्लेयर्स के बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो अनहर्ड है। सो वहां से मुझे आइडिया आया कि व्हाई नॉट हैव अ पेज जिसपे हम डिफरेंट मिथ्स को एड्रेस करें, हम डिफरेंट अनहर्ड स्टैटिस्टिक्स को लेके आए। सो मोर और लेस मेरा प्रोसेस ये होता है कि मैं देखता हूँ कि अगर मुझे एक टॉपिक है या मुझे कोई ऐसा बंदा मिलता है जो मुझे इंस्पायर करता है और वो ये ऐसा काम कर रहा है, तो फिर मैं देखता हूँ कि मैं उसमें अपने तौर पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और मोस्टली ये देखते हैं क्योंकि ऐसी चीजों जो पहले ना हुई हो, क्योंकि जो बंदा मेरे से पहले काम कर रहा है आई एम अज्यूमिंग को मेरे से बेहतर कर रहा होगा, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं ऐसी चीज ट्राई करने की कोशिश करता हूँ जो अनहर्ड हो पहले। ऑलराइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अभी आते हैं जो एजुकेशन की भी आपने बात की, फिर वहाँ पे आपने जो अपने प्रोफेशनल करियर उनकी भी बात की। अभी हम जी जी जानना चाहते हैं कि जो आपकी जो एक्सपीरियंस थी, प्री यूएस एक्सपीरियंस, जब आप इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम पे गए थे, उसके जी बारे में जो आप कुछ शेयर करना चाहते हो। जी। सो मैंने जिक्र किया था एक नॉन प्रॉफिट हमने स्टार्ट की थी रब्त के नाम से, और जब मैं अमेरिका गया था, जब आप लोगों से तारुफ हुआ था और आप लोगों से मैं जिक्र करता था, तो मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात किया करता था। तो वो हमने स्टार्ट की थी 2010 के अंदर। अब 2020 में ये बैठ के सोचना बड़ा मुश्किल है और बड़ा एक अजीब लगेगा हमारे से, स्पेशली जो अगली जनरेशन है उसको, कि उस टाइम फेसबुक का एल्गोरिथम बहुत डिफरेंट था। उसके एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर उस टाइम आपके पेज पे 100 लाइक्स थे, यानी 100 लोग आपके पेज फॉलो करते थे, तो 100 के 100 लोगों को आपकी हर पोस्ट नजर आती थी।
सो आपकी जो आउटरीच थी वो 100% थी। बट आज अगर आप देखो तो वो 100 में से 3 लोगों को नजर आती है। सो योर आउटरीच, ऑर्गेनिक आउटरीच इज हार्डली 3%, बिकॉज नाउ फेसबुक वांट्स कि आप उस पर बूस्ट डालें और आप उसको बूस्ट करें और पैसे लगाएं। सो जाने से पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मेरा ये था कि मैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर में हमने एक काम स्टार्ट किया था। हम एजुकेशन में थे, हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहे थे, हम एम्पैथी को प्रमोट कर रहे थे, हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लेकर आ रहे थे। तो वो एक और उसमें हमारा जाने से पहले ये था कि अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में और सोशल सेक्टर में सिर्फ हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया को इतना ज्यादा यूज नहीं कर रही इफेक्टिवली। और गवर्नमेंट बैक देन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करती थी, हार्डली हमारे को वेरीफाइड अकाउंट्स वगैरह होते थे। अमेरिका जाके जो एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की वो ये थी कि वहां पे सोशल मीडिया जो है वो मार्केटिंग के लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं हो रहा था। एक तो वो सोशल कॉजेज में बहुत इफेक्टिवली उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उनके पास बेहतर टूल्स थे। एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली आपको याद है हम डिफरेंट गवर्नमेंट की भी ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए थे, डिफरेंट ऑफिस में हमारे पास रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने आके प्रेजेंट किया था कि किस तरह पार्टीज जो है वो अपने यूज कर रही हैं सोशल मीडिया को। बराक ओबामा का पहला टेन्योर हो चुका था और उसने बहुत इफेक्टिवली उसको उस टाइम यूज किया था। सो मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग वहां पे ये थी कि किस तरह डिफरेंट स्टेक होल्डर, डिफरेंट जो आपके कॉम्पोनेंट ऑफ सोसाइटी हैं वो यूज कर रहे हैं इसको, नॉट जस्ट कि सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट यूज कर रहा है। इन पाकिस्तान जो उस टाइम हालात थे, स्पेशली मुझे याद है उस टाइम ज्यादातर हमारे म्यूजिक के अकाउंट्स होते थे, क्योंकि अली अजमत जो हमारे जुनून के सिंगर हैं इनका पेज भी मैंने बनाया था काफी साल पहले, वाह। 2009 की बात है। अब तो दे हैव लाइक 2 मिलियन फॉलोअर्स समथिंग। सो उस टाइम तक अली अजमत का पेज चल रहा था, रब्त का पेज एक बहुत छोटे पैमाने पे चल रहा था, इसके अलावा बाकी जो है वो यूज कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यूज, पब्लिक सेक्टर की तरफ यूज, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से यूज जो है उस टाइम ये ग्रो कर रहा था। तो दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। बाकी एक्सपोजर नेवर हर्ट्स। सो वहां जाके डिफरेंट लोगों से देखना, मिलना, और फिर आपको याद होगा वो को वर्किंग स्पेसेस में गए थे, दैट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। अब पाकिस्तान में दफ्तर खां और को लैब ये सब खुल चुके हैं। सो हम 6 साल पहले ये चीजें देख रहे थे कि वहाँ पे कैसे कर रही हैं। इसके अलावा ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है इसका हमने वहाँ पे देखा था 1776 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम एक जगह गए थे। तो वहां पे हमें याद है कि वहां पे यही काम जो अब आपके ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कर रहे हैं या लम्स एंटरप्रेन्योरशिप वाला सेंटर कर रहा है, तो ये भी हमने तब देखा था कि किस तरह आप सबको एक छत के नीचे ला के ट्रेन करके सीड फंडिंग दे के एक सोशल कॉजेज के लिए स्पेशली लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि रिस्क के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्क बेसिकली लम्स के एक सेंटर में बना, उसको प्रमोट किया था, उनका बिजनेस मॉडल बना। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हमने फिर ओवर द ईयर्स देखा, एंड लकीली चांस मिला कि बहुत सी चीजों का पार्ट भी थे, दैट वाज समथिंग जो अमेरिका में हमें 6 साल पहले देखने को मिला था। So thanks for sharing that. I bet we definitely we learned a lot from that experience. अगर आपको याद हो जब हम एक जगह पे गए थे जो म्यूजियम की जगह वो न्यूजियम था, म्यूजियम का वो कंसेप्ट भी ये था कि न्यूज एनियम। सो उसका कंसेप्ट भी ये था कि सारी दुनिया की जो डिफरेंट चैनल्स है, न्यूज़पेपर है, हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट लैंग्वेजेस में, सारों को उन्होंने एक जगह पे रखा था और एक बहुत बड़ा म्यूजियम था। वी आर सरप्राइज विद दैट एंड दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। दूसरा जो था डेफिनेटली, अगर आपको याद है कि अगर आपको याद हो जिस स्टेट पे भी हम जाते थे, so they would try to promote their new entrepreneur. अगर आपको याद हो कि हम आई थिंक सियाटल में थे, एक बंदा जो हमारे पास आया उन्होंने जो प्रेजेंटेशन की, so that was his first presentation, so how they were encouraging their youth. So definitely we learned a lot from IFLP. दोबारा जाते हैं जो पूरे ये अमेरिका का टूर था IFLP, उसमें कोई फनी वाकया जो आप भी जब आप उसे याद करते हो तो आप हंसने लगते हो? देखिए फनी वाकया तो 2-3 है, अब ये नहीं पता कि हम कैमरे पे उनको बता सकते हैं नहीं बता सकते। तो आपको बस में एक आर्गुमेंट हुआ था मेरा, अगर आपको वो याद हो तो, दैट वाज अ फनी मोमेंट फॉर मी जो मुझे अभी तक याद है। इसके अलावा एक दफा हम लोग निकले थे यहाँ पे सारे, हम लोग 3-4 लोग थे, रब नवाज भी साथ था, हम लोग निकले जगह ढूंढते फिर रहे थे। तो मुझे अभी भी याद है हमें तब नए नए गूगल मैप्स इस्तेमाल करने आए थे, इस्तेमाल करने नहीं आते थे, हमें नए नए पता चले थे। तो हमारा फ्रेंड इफ्तिखार था, तो उसके फोन के अंदर बस वो मैप होता था, वो ढूंढा हमने, और हम लोग निकले रात को 7 बजे वो जगह ढूंढने।
उसके बाद फिर हमने 7-8 लोगों से जगह पूछी, नहीं मिली। एंड पे गूगल मैप के थ्रू अब नवाज ने कहा अच्छा ये ऐसे करते हैं। अब मैंने तो वो जगह क्या थी, लेकिन अब फिगर आउट करते करते ना खैर हम पहुंचे, तो वो हम लोग कपड़ों की दुकान के सामने खड़े थे, पीछे गली में। इसके अलावा एक और हम लोग डेलस के अंदर, मुझे याद है हम लोग वहां पे जू देखने गए थे। हमें कहा था जब वहां का जू देखें, जू बड़ा अच्छा है, तो हम 4 लोग थे। हम लोग जू देखने गए, तो वहां पे वापस उस दिन वहां पे जो था टेक्सास के अंदर इनका जो बास्केटबॉल का होता है कंपटीशन, टॉप फाइनल 4 यूनिवर्सिटीज का जो मेरे ख्याल कंपटीशन होता है, उसका वहां पे सेमीफाइनल और फाइनल था। सो हमें उन्होंने कहा जी कि 4 बजे के करीब के आप लोग जो है वो 6 बजे तक वापस आ जाएं, वरना 6 बजे के बाद डाउनटाउन में जो है इन लोगों ने निकल आना है और फिर उन्हें सेलिब्रेट करना है और फिर पुलिस ने होना है और इन्होंने होना है और आप जाएंगे। हम लोग है 4 बजे वहां से निकले, तो काफी बारिश हो रही थी। तो हमने फिर एक कैब को फोन किया, अच्छा उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, आधा घंटा हो गया नहीं आई, दूसरे को किया, करते करते हम घंटा खड़े रहे बारिश के अंदर, लेकिन कोई कैब ना मिले हमें। हम लोग खैर चल पड़े वहां से। तो वहां से हम चलते चलते बिल्कुल सड़क के दूसरी तरफ जो है वो एक पेट्रोल पंप था, तो गैस स्टेशन था। तो वहां इफ्तिखार भाई कहते कि मैंने जरा वॉशरूम यूज करना है, तो मुझे हम लोग वहां चले गए। अब वो इत्तेफाक ऐसा था कि वो 2 थे, एक इस साइड पे था, बिल्कुल एक ही साइड पे था, बिल्कुल टोटल रैंडम इत्तेफाक था कि हम इसके वाले में घुस गए। अब वो खैर वहां खड़े हम लोग अब सोच रहे हैं क्या करें, आपस में हम बात कर रहे हैं कि यार अच्छा और हम उर्दू में बात कर रहे थे कि अच्छा अब क्या किया जाए, कैसे जाएंगे। तो जो हमें कैश काउंटर बंदा बैठा हुआ था, वो हमें नजर आ रहा था कि वो साउथ एशियन ही था, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश। हमने खैर बात नहीं की, तो हमने वहां से कोई 1-2 छोटी छोटी चीजें खरीदी, पानी और जूस वगैरह। तो जब हम लोग निकलने लगे तो उसने पूछा कि आप किस शहर से हैं, आप किस मुल्क से हैं, उर्दू में। तो हमने कहा पाकिस्तान से। तो कहते अच्छा मैं भी पाकिस्तान से हूँ, मैं कराची से हूँ, तो अगर आप माइंड ना करें तो हमें जो है ना मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर हमने सबने एक दूसरे को वाह। देखा, फिर हम लोगों ने सोचा, मेरा ख्याल है कि चलो यार किडनैप कर भी लेगा तो वो अकेला है, हम 4 हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो हमने कहा चलो यार चलते हैं, क्योंकि और तो कुछ मिल नहीं रहा। हम बैठ गए उसकी गाड़ी में। मुझे अभी भी याद है हम चारों ओर इत्तेहाई डरे हुए थे कि यार देखी है ना, एंड यही होता है कि जंगल में लाके दफना देना इसने हमें। लेकिन वो बहुत शरीफ आदमी था, आज भी नाम इमरान नाम था उसका, मुझे आज भी याद है। ही वाज इन मिड 40s, सो थोड़ा एल्डर वाली साइड पे था। बट उसने वहां से निकले तो उसने कहा कि बारिश हो रही थी, क्योंकि उसने कहा यार आप समोसे खाएंगे। तो अब हम वाह। 3 लोग बैठे हुए थे डरते मारे। हमने कहा नहीं 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 रहने दें, हमें बस उतार दे उतार दे, हम डरे हुए थे। इफ्तिखार भाई को समझ नहीं आई, सर समोसे तो बनते हैं इस मौसम में, चलो। तो वो कहते चलें आपको समोसे खिलाता हूँ। वो शरीफ आदमी हमें कुछ शहर से 25 मिनट की ड्राइव पे लेके गया बाहर। वहां इसने हमें एक वहां पे लोकल था, होटल था, वो उस तरफ आगा खानी काफी रहते थे, कम्युनिटी वहां पे काफी थी। तो वहां ले गया, वहां पे उसने हमें समोसे खिलाए, हमें उसने खाना पैक करवा के दिया, बिल्कुल देसी खाना, आपको दाल बिरयानी चावल वगैरह इस तरह की चीजें करके। वो बड़ा नाइस, और सारा रास्ता हमसे बातें करता गया, मोइन अख्तर के ऊपर, गजलों के ऊपर, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद। फिर वापसी में उसने कहा कि आपको मैं डेलिस की सबसे बड़ी मस्जिद दिखाता हूँ। सो फिर हमें वो एक मस्जिद में ले गया, वहां पे थी वो वहां पे कम्युनिटी सेंटर था, मस्जिद थी, साथ बास्केटबॉल कोर्ट था और लाइब्रेरी टाइप। और फिर वो हमें घर उतार के अपने जो होटल था हमारा वहां पे, वहां उतार के गया। सो वो एक बहुत प्लेजेंट मेमोरी है कि उस बंदे ने हमारा जो है वो बड़ा साथ दिया। बाकी तो बहुत फनी वाकयात है, क्योंकि पहली दफा हम सारे, मैं खुद पहली दफा गया था मुल्क से बाहर। तो फिर आपको पता है वो तो फिर होते ही रहते हैं छोटी छोटी बातें तो। आ, अभी दोबारा जाते हैं उस जो पहले दिन जो वॉशिंगटन डीसी ने जो हमारा वेलकम किया, उसके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहते हो? हमें बताया गया था जी कि अप्रैल के महीने में, क्योंकि हम लोग 29-30 मार्च को यहाँ से चले थे मुझे याद है, और 1 अप्रैल को तकरीबन हमने लैंड किया था रात के टाइम। तो हमें बताया गया था जी, मेरे अपने मामू न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं यार, वहां पे तो जो है इस टाइम तक स्प्रिंग आ चुका होगा, हल्की फुल्की जैकेट लेके आ जाओ, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं, सर्दियां गुजर गई हैं। अच्छा हम ठीक है। अगले दिन मुझे याद है सुबह उठ के हम लोग जब बाहर निकले तो बाहर स्नोफॉल हो रही थी। हम लोग जब वो गए थे एविएशन का, जहाँ पे वो म्यूजियम था पूरा, और वो स्मिथन म्यूजियम सारे घूमे, तो वहां पे तो बर्फबारी आगे हो रही थी। तो वो फिर एक दफा तो लग पता गया। बट जनरली डीसी मुझे बहुत पसंद आया था। डीसी मेरे तमाम शहरों में सबसे फेवरेट शहर है अभी भी। और पहले 2-3 दिन तो यकीन नहीं आया कि हम कहाँ घूम रहे हैं और जिन चीजों को
ये चीजें आपके, अच्छा व्हाइट हाउस के सामने आप खड़े हैं, बट एक्सीलेंट टाइम, बहुत अच्छी मेमोरीज है। Yeah, it was definitely a great time and we all learned a lot. Definitely जब हम पाकिस्तान से जब हम गए थे तो एक कंसेप्ट था, जब वहाँ पे हम गए तो दुनिया देखी, सारे लोगों से वहाँ पे मिले, so we were जी completely surprised with that. और जिस तरह के हमारे जो टूरिस्ट गाइड था वहाँ पे, जिस तरह वो हमें हर चीज एक्सप्लेन कर रहा था, uh, those all those things were very different for us. बिल्कुल। So अब दोबारा जाते हैं वहाँ पे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप फर्म थे वहाँ पे यूएस में जिससे हम जी। मिले, तो वहाँ से ऐसी कोई चीज जो आपने लर्न की और हमारे व्यूवर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, एक तो चीज़ जो मैंने लर्न की थी, वो आप किसी भी कैपेसिटी में देखो, अगर आप सोचो कि वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ थे, स्टार्टअप्स थे, या आपको जो लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन थी, एक चीज़ जो मुझे तब एहसास होता था, हमने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में भी काम, वो ये था कि हमें शायद अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने का बहुत शौक था। उससे मेरी मुराद ये है कि हम समझते थे कि जो काम हमने शुरू किया है, ये हमें ही आता है और हम ही सबसे बेस्ट कर सकते हैं, और हमें किसी के साथ कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे अमेरिका में नज़र आई थी, वो इसका ऑपोज़िट था। वहाँ पे पीपल वर कमिंग टुगेदर और मिल के सॉल्यूशंस ढूँढ रहे थे। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रही थी। वो आपको याद होगा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर्स को फंड कर रहे थे। उस टाइम भी मुझे याद है, अब तो ये उबर, क्रीम और ये सारी बसेज़ हमारे सामने, एयरलिफ्ट वगैरह बड़ा कॉमन हो गया है। बैक इन द डे यूनिवर्सिटी जो थी सिएटल के अंदर, हम लोग जब गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे ये चीज़ बनी थी कि हर बस स्टेशन पे एक लाइव फीड आती थी कि अब ये बस इतने मिनट दूर है। और ये मैं आपको 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आजकल इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। लेकिन तब उस चीज़ को वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, वो प्रमोट कर रहा था, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट लर्निंग कि एक जो अगर आपने कुछ सॉल्व करना है प्रॉब्लम, और उसका ऑब्वियसली अगर आपने मैसिव स्केल पे सॉल्व करना है, तो आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के काम नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे मिलके काम करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ काम करना पड़ेगा, और स्पेशली अगर आप में से आपको एक चीज़ आती है स्पेसिफिकली, लेकिन आपको लगता है कि दूसरा वाला एक और उसका एस्पेक्ट बेहतर कर सकता है, तो मिलके काम करें रादर देन कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, और एक दूसरे की एफर्ट्स को अंडरमाइन करें। सेकंड, आपने स्मॉल मीडियम की बात की और स्टार्टअप की बात की। वहाँ पे जो एक चीज़ मुझे बड़ी नज़र आई थी, वो ये थी कि वहाँ पे जो इकोसिस्टम है आपका, लीगल इकोसिस्टम, फाइनेंशियल इकोसिस्टम, वो उन चीज़ों को सपोर्ट करता था। उससे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे आपने कंपनी रजिस्टर करनी है, अगर आपने वहाँ पे नॉन प्रॉफिट रजिस्टर करनी है, 501 आपने रजिस्टर करना है, तो वो हफ्ता भी नहीं लगाते, वो आपको दिनों में करके देते हैं काम, बिकॉज दे वांट टू प्रमोट बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स एंड आइडियाज। सेकेंडली, हमने वहाँ बात की थी, मुझे भूल गया कहाँ बात हुई थी, बट हमने वहाँ पे आईपी की बात की थी, कॉपीराइट्स की बात की थी, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हुई थी, वो भी इसी चक्कर में हुई थी कि अगर आपने एक चीज स्टार्ट की है, तो आपको लीगल प्रोटेक्शन है, आपके कॉपीराइट्स जो हैं वो सेफ है, आपको जो लॉ है वो आपके साथ चलेगा, रादर देन कि आप एक ऐसे सिस्टम में फंस जाएं जहां पे आप अपील करते रहें और कोई आपका प्रोडक्ट चोरी कर ले एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये दो चीजें हैं कि एक आपको ऐसा जो है वो एक दूसरे को कोलैबोरेशन की जाए, दूसरा इकोसिस्टम आपको ऐसा प्रोवाइड किया जाए जहां पे आपके आईपी राइट्स भी आपके पास हो, और थर्डली वहां पे जो हम बात देखी थी, जो अब बहुत आगे आ भी गई है, वो है कि सीड फंडिंग। उस टाइम वहां पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, कंपनीज थी, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के इंक्यूबेशन सेंटर को प्रमोट कर रहे थे, वो इन्वेस्ट कर रहे थे। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि बंदे ने आके हमें प्रेजेंट किया था, और वो प्रेजेंट करवाते थे, उनको उनको बिजनेस आइडियाज पे फिर आगे इन्वेस्टमेंट मिलती थी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, उनके अंदर ये नहीं था कि हमें सब कुछ आता है। हम लोग जब वहां गए तो हर जगह हमारी बात भी सुनी गई। वो जानना चाहते थे कि अभी तक हमारी लर्निंग क्या है, हमारे क्या मुश्किलात आ रही हैं। सो इफ यू कंबाइन ऑल दीज थिंग्स, eventually you have an environment where all these startups, small medium enterprises are promoted and they are encouraged to grow. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज में अभी हम लोग इस फ्रंट पे जो है वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा ये किया जाता है कि अगर आपको आइडिया पसंद आए, तो इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग दैट आइडिया, आप उस आइडिया को उठा के अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वेदर इट वर्क्स और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स इन लाहौर एटलीस्ट इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका जो आइडिया था वो बड़ी कंपनीज ने उठा के इम्प्लीमेंट किया, और क्योंकि वो उनका कोर फोकस नहीं था,
तो बाद में वो आइडिया उन कंपनीज में फ्लॉप हो गया। अब वो वाला आइडिया क्योंकि फ्लॉप हुआ तो इन पूरे इकोसिस्टम को और इन्वायरमेंट को मैसेज किया कि ये आइडिया डुएबल नहीं है। हालांकि जो अपने स्केल पे ये आइडिया प्रमोट कर रहे थे या उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। सो दीज वर सम ऑफ माय लर्निंग्स फ्रॉम देयर। बाकी ऑफ कोर्स आप भी वहां पे थे, सो आई एम श्योर यू हैव टू कंट्रीब्यूट एज वेल। थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। दोबारा मैं अभी आऊंगा। एक क्वेश्चन है, उससे पहले मैं ये जो आपने जो कंपैरिजन की बात की वर्सेस द डेवलपिंग कंट्रीज एंड वर्सेस द डेवलप्ड कंट्रीज, जो आइडियाज की बात की आपने, उसके पीछे क्या राज है कि जो कॉपी केट बहुत ज्यादा है, फिर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होती है वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस सही तरह से काम भी नहीं करते। तो इस चीज को किस तरह हम दूर कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ से? देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक चीज आपकी है कि आपका जो इकोसिस्टम है वो आपके राइट्स को कितना प्रोटेक्ट करता है, वो आता है आपके लीगल सिस्टम के ऊपर, वो आता है आपके आईपी राइट्स के ऊपर। मैं रिपीट करूंगा बट आप वो देखें ना कि अगर आपका एक आइडिया है, आपने एक टेक्नोलॉजी है, आपका एक पेटेंट है, उसको अगर आपका लॉ फुली प्रोटेक्ट कर रहा है और अगर कोई उसकी कॉपी करता है, अनलॉफुली उसको कॉपी करता है और उसको वो शट डाउन करें और आपको प्रोटेक्ट करें। सो दिस इज अ बेसिक राइट फॉर एनी बिजनेस। आपका आईफोन दुनिया में कोई और कंपनी नहीं बना सकती, उस नाम से नहीं बना सकती, उसके मिलते जुलते आइकॉन के साथ नहीं बना सकती। सो एक तो आपका सिस्टम इतना जो है वो आपके आईपी राइट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करे, स्टार्ट। सेकेंडली फिर आपके आता है कि फाइनेंशियल सिस्टम्स आपके कितना बिलीव करते हैं। अब पाकिस्तान में आई एम एज्यूमिंग एंड आई एम होपिंग कि थिंग्स आर बेटर, और जनरली डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर भी आप देखें थिंग्स आर बेटर, बट अमेरिका में प्रॉब्ली एक आइडिया को, एक स्टार्टअप को सेल करना अपने आप को आसान है, क्योंकि एक तो वहां पे ऐसा इकोसिस्टम होता है जहां पे मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप जाके अपना आइडिया पिच कर सकते हैं, और अगर वो आइडिया उनको पसंद आए तो वो आपको शट डाउन नहीं करते, वो आप में इन्वेस्ट करते हैं। सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन पीपल एंड आइडियाज। और अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी के अंदर जो भी ग्रो कर रही है उसके अंदर इन्वेस्ट क्यों करेगी, वो वही काम खुद क्यों नहीं कर लेती। इसके लिए आप एग्जांपल ले फेसबुक की, जिन्होंने पहले व्हाट्सएप को एक्वायर किया, फिर उन्होंने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया। अब फेसबुक दुनिया के इस टाइम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, अभी भी है, ठीक है, इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हैं। और व्हाट्सएप एक ग्रो करके एक लिमिट तक आया था। माइक्रोसॉफ्ट ने जब स्काइप को एक्वायर किया तो वो भी एक पॉइंट तक आया था। वो लोग इनसे बड़े नहीं हो गए थे, लेकिन उनको नजर आ रहा था कि ये जो एक डेडिकेटेड टीम है लोगों की, यानी व्हाट्सएप की आप मिसाल ले लें, इंस्टाग्राम की मिसाल ले लें, स्काइप की मिसाल ले लें, ये 10, 15, 20, 50 लोग हैं जो मिलकर सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं। यानी अगर व्हाट्सएप को वो दुनिया का सबसे बड़ा मैसेंजर प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो उनका पूरा फोकस उसके ऊपर है। फेसबुक का पूरा फोकस उसके ऊपर नहीं है। सो फेसबुक अगर अपनी मैसेंजर सर्विस निकालता है फॉर इंस्टेंस, जो कि अब उनकी है भी, लेकिन अगर व्हाट्सएप के मुकाबले कोई निकालता तो उनको फुली फोकस ना होते 100%। फेसबुक का 80% फोकस लेट से फेसबुक के ऊपर होता और 20% उनका अपने व्हाट्सएप लाइक टाइप मैसेंजर पे होता। तो उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि यार हम क्यों इतनी एफर्ट करें। उन्होंने कहा हम व्हाट्सएप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो जो टीम फोकस्ड होके काम कर रही है वो फोकस होके काम करती रहे। सिमिलरली इंस्टाग्राम, इंस्टेड के वो इंस्टाग्राम की तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाते, उन्होंने इंस्टाग्राम के अंदर इन्वेस्ट किया। इंस्टाग्राम के जो को फाउंडर थे और फाउंडर थे वो अभी पिछले साल उन्होंने छोड़ा है, यानी वो लोग वहीं पे रहे और अभी भी वो वैसे फेसबुक के बोर्ड में बैठते हैं। सो उन्होंने इंस्टाग्राम को छोड़ नहीं दिया कंप्लीटली, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा जो आप काम कर रहे हो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप इस पे पूरे फोकस्ड रहो और हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। सो आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की ना, इम्प्लीमेंटेशन तब होती है जब आपकी टीम, आपके जो आइडिया है उसके ऊपर फुली फोकस्ड हो। अगर आपका मेन फोकस और आपका मेन कोर बिजनेस कुछ और है और आप साइड पे एक प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। इसकी आप मेरे पर्सनल लेवल पे एग्जांपल लो, जब तक मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं सुखन को 100% नहीं दे सकता, मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं मैं नहीं दे सकता। सो अगर मैंने सुखन को फुली करना है कि अच्छा यार दिस इज इट और दिस इज माय ड्रीम एंड एवरीथिंग, सो आई नीड टू लेट गो ऑफ दैट पार्ट ताकि फिर मैं फुली फोकस्ड हूँ। सो इम्प्लीमेंटेशन में ये 2-3 चीजें आती हैं। एक तो ये आता है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए, आपको इन्वेस्टर्स होने चाहिए, इंक्यूबेशन सेंटर होने चाहिए, या इवन बैंक्स, नेशनल बैंक हो आपके या पब्लिक या प्राइवेट बैंक हो, वो रिस्क लेना सीखें, वो आपके गिने चुने बिजनेस के अलावा भी पैसे लगाना सीखें।
और सेकेंडली आपके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो, और थर्डली जो लोग एक ऐसा इकोसिस्टम हो जहाँ पे जो बंदा जिस चीज पे काम कर रहा है उसको उस पे इनकरेज किया जाए, रादर देन कि हर कोई समझे कि मैं हर काम कर सकता हूँ। अच्छा, I think that's a very it leads the very good question for me. और वो ये है कि I'm not sure, अगर आपने शार्क टैंक देखा हो, एक टीवी शो है, उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ डिफरेंट कंपनीज के इन्वेस्टर्स वहां पे होते हैं, फिर उनके सामने एक बंदा आता है या दो बंदे आते हैं या तीन आते हैं, तो वो अपने बिजनेस आइडियाज उनके पास होता है, तो वो जब आते हैं तो उस टीवी शो में वो प्रेजेंट करते हैं, और वहां पे जो है फिर वो बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस भी जो प्रेजेंटर है उनसे पूछे जाते हैं कि मतलब प्रॉफिट रेशियो क्या है, ये सारी चीजें क्या है। अगर वो सारी चीजें उस इन्वेस्टर को इम्प्रेस करे तो क्या होता है, उसके बाद इन्वेस्टर जो है उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और वो इसी तरह ये एक नई कंपनी सामने आती है, फिर वो भी प्रॉफिट बनाता है। आई थिंक इफ वी हैव लाइक जो हमारी बड़ी कंपनीज है जिस तरह की टेलीनार है, यूफोन है, या और बड़ी कंपनीज है टेलीकॉम के अलावा, अगर वो भी इस तरह कोई इनिशिएटिव ले ले, तो आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज, न्यू स्टार्टअप building in the country. I think that's a great point that you raised. मैंने शार्क टैंक में, मुझे अप्रेंटिस याद है जो डोनाल्ड ट्रंप एक जमाने पे होस्ट किया करते थे, लेकिन जो आप शार्क टैंक की बात कर रहे हो पाकिस्तान में उस तर्ज के ऊपर कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं। एक तो टीवी के ऊपर आता है, आई थिंक नियो टीवी के ऊपर आता है, मुझे उसका नाम भूल गया, करोड़पति कुछ उसके अंदर एक वर्ड आता है, बट उसमें इवेंचुअली उनको 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देते हैं इन्वेस्टर्स। Wow. तो दैट इज अ गुड थिंग। नईम जिम्मेदार उसको हेड किया करते थे, अभी भी आई थिंक वो करते हैं। उमर सैफ के साथ एक होते थे, मुझे उनका नाम बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल रहा है, वो होस्ट करते हैं उसको। और इसके अलावा जो आप बात करो, बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर कंपनीज आगे आए, और कंपनीज आगे आ रही हैं, कुछ यहाँ पे अब ऐसे एक्सपो स्टार्ट हुए हैं, और कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट हुए हैं जहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप अपना आइडिया पिच कर सकते हैं। लाहौर में लास्ट ईयर एक्चुअली सुपीरियर यूनिवर्सिटी यहाँ पे उन्होंने इस तरह का एक पूरा एक्सपो किया था, जिसमें तकरीबन को 200 के करीब स्टॉल लगे थे, स्टार्टअप्स ने आके अपना वहाँ पे आइडिया प्रेजेंट किया था, और उन लोगों ने हमें तकरीबन को 10 लोगों को हायर किया, उस तरह लिया था, इनवाइट किया था एज अ जज के तौर पे। तो हम सब ने वहाँ जाके अपने उनसे क्वेश्चन आंसर करके और अपनी मार्किंग करके फिर फाइनल जो है हमने सुपीरियर को दे दिया था, एंड आई थिंक उनमें से कोई 5 को उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट दी थी। सो इट इज अ ग्रोइंग आइडिया, बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म पे उनको लाया जाए, अपना आइडिया प्रेजेंट करें, और दूसरी तरफ इन्वेस्टर को भी पता हो कि हम कहाँ अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Thanks for sharing that, Hamad Anwar. It's definitely a very good knowledge for me as well. दोबारा जाते हैं जो आप जिस तरह ये सोशल मीडिया यूटिलाइज करते हो, जी। तो ये यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया, और इसके जो 21st सेंचुरी में जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी जरूरी है, और फ्यूचर में इसकी क्या आउटकम आपको नजर आ रहे हैं? अच्छा, आइडिया जो आने की सबसे मेन वजह आपको मैं बताता हूँ, वो ये थी कि बैक इन द डे जब हमने 2010 के अंदर अपनी नॉन प्रॉफिट स्टार्ट की, अब आप देखें ट्रेडिशनल के जो मार्केटिंग के मीडियम्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, उस पे अगर आपने 1 मिनट भी खरीदना हो तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आपका जो एड है वो 30 सेकंड का एड 1-1 लाख रुपए का सिर्फ उसका प्रोडक्शन ब्रॉडकास्ट का टाइम होता है फॉर इंस्टेंस, और तो बनाने की कॉस्ट अभी अलग है और फिर उसको चलाने की कॉस्ट अलग है। सो बैक इन द डे जब हमने स्टार्ट किया था, सो द पॉइंट वाज कि हम लोग डिजिटल मीडिया को यूज करते हैं बिकॉज इट्स नॉट के लेस कॉस्टली, इट्स लिटरली फ्री, इट्स नॉट चीपर, इट्स लिटरली फ्री बैक इन द डे एटलीस्ट। तो नॉन प्रॉफिट्स के लिए, सोशल एंटरप्राइजेस के लिए, सोशल स्टार्टअप्स के लिए इट वाज अ वेरी लिक्विडिव थिंग कि आप वहां पे एक फ्री में काम, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया, उस टाइम फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसा था कि आपकी मैक्सिमम आउटरीच होती थी। तो हमने जब स्टार्ट किया था, हमने समर कैंप करना था बच्चों के साथ, और हमें तकरीबन 30 के करीब वॉलंटियर चाहिए थे, मुख्तलिफ के ड्रामेटिक्स पढ़ाने के लिए, फिलोसफी पढ़ाने के लिए, आर्ट्स के लिए, और हम टोटल में ख्याल 5 या 6 लोग थे, हमें मजीद 25 लोग चाहिए थे। उस टाइम हमने पेज बनाया, अपना पेज बना के सब दोस्तों से जबरदस्ती उनको डरा धमका के लाइक करवाया, और फिर उनसे जो है वो पोस्ट शेयर करवानी शुरू की। सो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया, वी हैड लाइक 40 पीपल। उसमें एक बाद में हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, वो उस टाइम बोल मूवी आई थी शुएब मंसूर साहब की,
उसमें एक्टिंग करके ताज़ा फारिग हुई थी, हनिया नाम है उनका। सो उन्होंने फेसबुक पोस्ट देखी और वो पढ़ाने के लिए आ गई हमारे पास, और फिर उन्होंने समर कैंप पढ़ाया और वो हार्वर्ड में एक्टिंग पढ़ रही थी उस टाइम। सो इससे अंदाजा ये हो गया कि यार से सोशल मीडिया की पावर है, और लोग उस टाइम फेसबुक पे आना शुरू कर रहे थे। पाकिस्तान में फेसबुक 2007-8 में आया था, मुझे याद है, मेरा 7 में अकाउंट बना हुआ है। तो 7 नहीं, हाँ 7 का बना हुआ है अकाउंट। सो उस टाइम जी, उस टाइम तकरीबन ग्रो कर रहा था। सो एक तो तब भी ये सही थी, और ये बात आज भी ठीक है कि अगर आपको एक ऑडियंस चाहिए और आपको रिलेटिवली लेस कॉस्ट पे चाहिए, इवन फेसबुक आप बूस्ट करें, सब कुछ करें, इट इज स्टिल चीपर देन द ट्रेडिशनल मीडिया। एक तो ये बात है। दूसरी सोशल मीडिया की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और मेरे ख्याल में जो एक बहुत आई थिंक द बिगेस्ट जो इनका सक्सेस है, वो वजह ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हमने कॉमिक बुक बनाया है। अब वो कॉमिक बुक अगर मैंने बना के पेशावर भेजना था, क्वेटा भेजना था, तो मेरे लिए लॉजिस्टिक्स के बहुत बड़े मसाइल थे। मुझे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजना था, फिर चेक पोस्ट पे वो रुकना था, फिर वो किताब कहाँ पहुंचती, कौन बेचता, उससे फिर बाद में पैसे वसूल करना एक अलग, पूरा एक इकोसिस्टम बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल मीडियम या स्टार्टअप्स के लिए। बड़ी कंपनीज के तो पास वेंडर्स होते हैं, उनको आप छोड़ दें एक मिनट के लिए। तो इसके लिए ज्यादा आसान तरीका हमने जो क्या सोचा, हमने एक मोबाइल ऐप बनाई। उस मोबाइल ऐप के ऊपर वो सारे के सारे कॉमिक्स जो हमने डाल दिए, और हमने एड्स चलाए, और हमने उसको मार्केट करके कहा अच्छा ये 2 दिन के लिए ये ऐड क्वेटा में चल रहा है, 2 दिन के ये ऐड पेशावर में चल रहा है, 2 दिन ये मुल्तान में चल रहा है। तो आप अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। अब वो ऑडियंस कौन है, वो यूथ था, तो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात की हमने। फिर हमने देखा उनका इंटरेस्ट क्या है। सो जो सोशल मीडिया की और डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और आप बैठ के इस टाइम बात कर सकते हैं। आप अमेरिका में हैं, मैं पाकिस्तान बैठा हूं, हमें देखने वाला मुल्तान हो सकता है, कराची हो सकता है, कहीं मकरान हो सकता है। सो ये इनकी बहुत बड़ी पावर है कि आप ट्रेडिशनल मीडिया से बियॉन्ड जाकर, जो कि क्लटर्ड है, आपका ट्रेडिशनल मीडिया पॉलिटिक्स पे फोकस कर रहा है, स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहा है, ड्रामास पे फोकस कर रहा है। मेरे और आपके जैसे शो को नॉर्मल हालात में वहां पे कोई इनवाइट नहीं करेगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, या तो हम बहुत बड़े हो, एंकर्स हो जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस हो उसको, या हम मॉडल्स हो, या हम एक्टर्स हो। ट्रेडिशनली इस तरह के टॉपिक्स पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको बात नजर नहीं आएगी। सो जो सोशल मीडिया का जो यूज करने का मकसद, ओवर द इयर्स मैंने इस पे और ज्यादा जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ डिजिटल कंटेंट की तरफ, वो यही है कि यू कैन रीच टू अ वाइडर ऑडियंस एंड अ ग्लोबल ऑडियंस टू स्टार्ट विद। आप किसी भी मुल्क में बैठ के शो देख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसिटी कि आपने पाकिस्तान में ही देखना है। अच्छा, और आप अब लास्ट आप पूछ रहे थे, और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो इस टाइम दुनिया की 60% जो पॉपुलेशन है वो ऑनलाइन है। 4.5 बिलियन पीपल आउट ऑफ 7 पीपल आर यूजिंग इंटरनेट इन वन फॉर्म द अदर। मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, किसी पे भी कर रहे हैं, बट 60% इज ऑनलाइन। 60% पॉपुलेशन का मतलब है कि अगर आपने उनको रीच करना है, तो आपका एक मैगजीन तो उनको रीच नहीं कर सकता, आपका जो एक टीवी शो उनको रीच नहीं कर सकता, आपका एक न्यूज चैनल रीच नहीं कर सकता, बट डिजिटल मीडिया के थ्रू आप उनको रीच कर सकते हैं, और लोग रीच करते हैं। इसकी एक बड़ी छोटी सी मिसाल है कि अभी एक इंग्लैंड के अंदर एक उनके पुराने फौजी हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, और ही इज ऑलमोस्ट 99 या 100 ईयर, सॉरी 99 साल के। तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं 100 लैप लगाऊंगा। उनका कोई एक था 30 मीटर का अपने घर के इर्द गिर्द, और उसके लिए आप मैं 100 लैप लगाऊंगा अपनी 100वीं बर्थडे से पहले, लेकिन आप कंट्रीब्यूट करें ये जो कोरोना वायरस का वहां पे नेशनल हेल्थ सर्विस का फंड है। तो उनका इनिशियल टारगेट था 1000 पाउंड का, यानी कि मैं 1000 पाउंड तक रीच कर लूंगा, और वो मैं अरेंज करके वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनको फंड कर दूंगा। लेकिन आखिरी तला तक वो 22 मिलियन पाउंड रेज कर चुके हैं। उनकी सिर्फ कैप्टन टिम मोरे नाम है, आप उनको सर्च करें, आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। बीबीसी बड़ा एक्सटेंसिवली उनको फीचर कर रहा है, और अब उनके लिए ये रिकमेंडेशन गई है कि उनको नाइटहुड दिया जाए, तो अब वो सर कैप्टन टिम मोरे हो जाएंगे। बट आप सोशल मीडिया की पावर देखो कि दुनिया में just quick question. What was just viewers के लिए what was the age of that person again? he was 99 years old. Yeah. वो पकड़ के चलते हैं, he can't walk on his own either. वो जो हमारी स्पोर्टिंग स्टिक होती है उसको पकड़ पकड़ के इस तरह वो चलते हैं। बट ही अनाउंस्ड के द ओनली थिंग, आपने शुरू में पूछा ना कि आप क्यों करते हैं या कैसे आइडिया आते हैं। सो अब हर बंदा अपनी कैपेसिटी में सोचता है।
तो उन्होंने सोचा कि मैं एक सेल्फ चैलेंज लेता हूँ कि मैं अपने घर के इर्द गिर्द, यानी कि निकलूंगा ग्राउंड के आगे से होता है वो पिछले दरवाजे तक, उसके मैं 100 चक्कर लगाऊंगा अपनी 100 बर्थडे से पहले, और ये मेरी उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो आप लोग क्या करें कि प्लीज आप लोग जो है ना मेरे इस फंड रेजिंग को में कंट्रीब्यूट करें। और उनका 1000 पाउंड का था उनके माइंड में, और उन्होंने 22 मिलियन पाउंड दिया है गवर्नमेंट को, और तकरीबन 6-6.5 लाख लोगों ने कंट्रीब्यूट किया पूरी दुनिया से। सो यहाँ पे सोशल मीडिया की पावर आ जाती है कि अब आप देखो कि एक बंदे की स्टोरी कितनी जल्दी वायरल हुई, कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम थे तो हर किसी ने पेपॉल के थ्रू या अपने जो फंड रेजिंग पेजेस थे उनके थ्रू, अपने बैंक्स के थ्रू उनको फंड किया। सो अब आपने एंड पूछा था कि व्हाट्स द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर। 60% आपकी पॉपुलेशन दुनिया की ऑनलाइन है, उनमें से 2020 तक, सॉरी 2026 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2032 तक, हाँ या 6 साल आगे थे या 10 साल थे, मैं भूल रहा हूँ, बट वहां पे सिस्को की एक स्टडी आई थी, उन्होंने कहा था कि 82% जो आपका कंटेंट है वो विजुअल होगा। यानी जो भी हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे आज से रफली 10 साल बाद या 12 साल बाद, उसका 82% जो है वो विजुअल कंटेंट होगा। मेरी आपकी वीडियो कॉल उस पर होगी, मेरी आपकी वीडियोस होंगी, हम लोगों की वेब सीरीज होंगी। सो और इसके साथ साथ अब 5G आ रहा है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं दुनिया में। सो डिजिटल मीडिया के थ्रू हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े हैं, व्हाट्सएप पे पूरा दिन वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं, पूरा दिन वीडियोस देखते हैं। सो इसीलिए डिजिटल मीडिया इज द फ्यूचर, क्योंकि स्टैट्स आपको ये बता रहे हैं, नंबर्स आपको ये बता रहे हैं, रियल लाइफ केस स्टडीज आपके सामने आ रही हैं। और इवेंचुअली जो अब आप पुराना देखो, स्ट्रीमिंग आपका जो था, जो मूवीज थी, आज जो हमारे वो अवेंजर्स के बड़े फेमस हैं थॉर, उनकी जो है वो क्रिस की मूवी आज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। तो अब एक टाइम था कि हम सारे सोचते थे कि 28 मिलियन, जी बिल्कुल। सो अब एक टाइम पे हमें सोचते थे कि मूवी सिनेमा में लगेगी, हम सारे जाएंगे, हम देखेंगे। आज आपको नेटफ्लिक्स पे आपके घर में मूवी आई है, तो उन्होंने कोई ना कोई रेवेन्यू मॉडल और सोचा हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर वो मूवी रिलीज वहां नहीं कर रहे तो भी उनको पैसे आ रहे हैं। सो पॉइंट बीइंग कि अब बिजनेस मॉडल्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया भी इवॉल्व कर रहा है, और सोशल कॉजेज छोटे स्टार्टअप्स के लिए और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए इट इज स्टिल द चीपेस्ट मीडियम अवेलेबल, अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। Thank you, Ahmad, for sharing all these things. I just scrolled up on Google as well. I found out that that was very surprising factor for everyone. कि मतलब एक बंदा जो 99 years का होता है और वो सोशल मीडिया यूज करता है, जो उसके जमाने से बहुत पीछे जो है, मतलब 99 years almost like 1919 में he born in 1919. So और सोशल मीडिया की जो प्रोडक्शन है वो 2000 era से शुरू हुआ. So that's very surprising. It's a very good message for everyone who's watching this video right now. कि मतलब आप जिंदगी की किसी भी शोबे में सोशल मीडिया को यूटिलाइज कर सकते हो to make something for the living, for even for other people. जी, दोबारा जाते हैं I would just go back to the US experiences again. जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, since you are already involved in communication sector, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन डिफरेंस है between the developed countries versus developing countries और underdeveloping countries, उसमें वो क्या डिफरेंस है और इस डिफरेंस को हम किस तरह जो है दूर कर सकते हैं अपनी कामयाबी के लिए? लेकिन डेवलप्ड, और आपने बात की थी ना, जब आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या आप किसी भी बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट हैं, किसी बड़े पॉलिटिशियन को, स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है कि बाहर, और जनरली आपने डेवलप्ड वर्ल्ड की बात की, तो दे हायर प्रॉपर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, जो कि वहाँ पॉलिटिशियंस को प्रॉपर ब्रांड करते हैं। वहाँ पे जो हर आपका जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, सेलिब्रिटी है, उसकी एक पूरी पीआर फर्म उसके लिए काम करती है, जो पूरा ट्रैक रखती है कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ या हक में क्या बोला जा रहा है, स्टफ लाइक दैट। मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इट्स अ प्रॉपर मैकेनिज्म। ये अब ऐसे नहीं रह गया कि अगर आप चला रहे हैं तो आपका जो मेन
हेड है या आपका फाउंडर है वो अपने मोबाइल से आपको सिर्फ ट्वीट्स भेजता रहे और सोशल मीडिया पर तस्वीरें खींच के लगाता रहे। नो, इट्स नाउ अ प्रोफेशनल थिंग। सो पाकिस्तान में बैक इन द डे तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था जब मैं और आप अमेरिका गए थे। बट आज ये है कि अब बहुत सारे जो आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं, ये सारे के सारे अब किसी ना किसी लेवल पे लोगों को हायर कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। अभी हम इवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा जो क्वालिटी कंटेंट है वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड पे होना चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लोग अक्सर बायस हो जाते हैं। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप किसी ब्रांड को, एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल बायस उसके अंदर नहीं लाने दे सकते। आप उसके अंदर एग्रेसिव नहीं हो सकते, आप रिएक्टिव नहीं हो सकते। आपको बड़े ठंडे दिमाग से रिप्लाई करना पड़ता है। मैं आपको मजाक के अलावा बताऊं, हमारा जो जहां मैं काम करता हूं उन पे ही मैं सारी चीजें देखता हूं और एट टाइम्स हमें अब्यूज आता है, हमें गालियां आती हैं, हमें वहां पे प्रॉपर मैसेज ऐसे आते हैं जो कि कहीं से भी एक नॉर्मल इंसान को पढ़ के अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उन लोगों के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उनकी शिकायत होती हैं, कई दफा वो जेन्युइन होती हैं, कई दफा वो गलत होती है। बट इन आइदर केस जब मैं वहां गया तो मैंने एक वहां पे प्रोटोकॉल लगाया। मैंने कहा यार कि आपने हर रिप्लाई का, हर ट्वीट का, हर कमेंट का, हर मैसेज का रिप्लाई करना है। ठीक है, आपने उस बंदे को मजीद बात सुननी है। और अक्सर यही होता है कि जब आप उस बंदे से एंगेज करते हैं तो वो बंदा बाद में ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से मुराद ये है कि फिर वो एब्यूसिव नहीं रहता, फिर वो आपको आपकी प्रॉब्लम बताता है कि अच्छा मेरे साथ ये इशू आ रहा है। सो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो पब्लिक रिलेशन फियास्को होते हैं वो बहुत कम होते हैं। उसकी वजह ये कि दे हैव हायर्ड टॉप ऑफ द लाइन पीपल एंड दे रिकग्नाइज इट इज एन इंडस्ट्री के जो डिजिटल मीडिया या कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, दे शुड बी पेड वेल, दे शुड बी वेल ट्रेन्ड, और उनकी जो है एक एजुकेशनल और एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। डेवलपिंग में और लेस डेवलप में अभी तक सोशल मीडिया को समझा जाता है या इन एक्सपर्ट्स को समझा जाता है कि जो बस बैठ के तस्वीरें लगाते हैं या स्टेटस लगाते हैं पेज के ऊपर कि जी ये हुआ, दिस हैपेंड। और उसमें भी कई दफा हम लोग बहुत डिजास्टर करते हैं। पिछले दिनों जो है वो बलूचिस्तान की एक ऑफिशियल अकाउंट से, गवर्नमेंट के अकाउंट से एक तस्वीर ट्वीट हुई, तो उसमें वो फोटोशॉप थी। लेकिन वो इतना गंदा फोटोशॉप था कि उसमें जो हेल्थ मिनिस्टर थे, अगर आप एक तस्वीर देखो उसमें वो इतने बड़े थे और बाकी सारे इतने इतने छोटे थे। सो अब इससे क्लियर नजर आता है कि या तो उनका वो प्रोसेस, क्वालिटी चेक का प्रोसेस खराब था, किसी ने वो ट्वीट देखी नहीं, किसी को वो समझ नहीं आई। और अब आपको पता है कि दुनिया ऐसी है कि वो 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लेती है। डोनाल्ड ट्रंप आप देखें, वो कई दफा टाइपो मिस्टेक्स कर देते हैं और लोग उसके ट्वीट को सेव करके रख लेते हैं और बार बार फिर वो ट्वीट चलती है। उन्होंने कॉफी के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे और वो अभी तक उनके पीछे पड़ी हुई है पूरी दुनिया। सो जो डेवलप्ड कंट्रीज में इस चीज को एज अ इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर लिया गया है और इस चीज के साथ जो है वो बैठ के उनको उनकी अच्छी पे दी जा रही है, वो लोग पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया, आप और मैं गए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, उनकी डिग्रीज थी, आपको याद होगा वहाँ पे प्रोफेसर्स थे जिन्होंने पीएचडी की हुई थी और वो पढ़ा रहे थे। पाकिस्तान में अभी हम लोगों ने उसको इस तरह, और ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ने भी इसको अभी तक इस तरह नहीं किया। मैं आपको बड़ा मजे का कमेंट सुनाता हूँ जो मेरे पे किया गया था कि ये वाला काम जो सोशल मीडिया का, ये तो कोई मैकेनिक भी कर सकता है। तो जब तक आप इस अप्रोच को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप प्रोफेशनल नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ वेरी ट्रिकी बिजनेस और वो टू वे प्रोसेस होता है हमेशा। अगर आप कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं तो फिर उसका जो फीडबैक आता है, अच्छा बुरा, गालियां तारीफें, उससे आपको एंगेज करना पड़ता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये अभी एक डिफरेंस है कि वी आर येट टू recognize it is a serious industry. इट इज़ डेफिनेटली अ सीरियस इंडस्ट्री। मैं जब यहाँ पे आया था तो क्या था, हमारी जहन में जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है, ओके, जो भी बंदा यहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वो मार्केटिंग मैनेजर है, जब उसकी कंपैरिजन हम यहाँ के मार्केटिंग मैनेजर से करते हैं तो यहाँ पे वो रोल जो है बहुत स्पेसिफाई है, या सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर समथिंग लाइक दैट। तो क्या होता है, वो मार्केटिंग मैनेजर जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता है, उसको सोशल जो टेक्निकल स्किल्स है, फॉर एग्जांपल वेब डिजाइन, वेब डेवलपिंग भी उसको आनी चाहिए। ये डिफरेंट चीजें जो है वो एक ही बंदे से लेते हैं कंपेयर टू आवर कंट्री, जहाँ पे वेब डिजाइनर जो है वो अदर होता है, ग्राफिक डिजाइनर अदर होता है। सो दैट्स व्हाई दीस पीपल आर डेवलपिंग। जो कॉस्ट है वो कॉस्ट को यहाँ पे वो बचाते हैं। अगर आप किसी गैस स्टेशन पे यहाँ पे चले जाओ, सो आपको बंदा नजर नहीं आएगा कि वो आपको पेट्रोल डालेगा, आप खुद अपनी गाड़ी से उतरोगे और आप खुद अपने लिए वहां पे गैस डालोगे। अब मैं
स्टोरी शेयर करता हूँ बैक इन 2011 यूथ ऑन क्रिकेट 2010 2009 उस टाइम पे जब मैं करता था. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज यूजिंग गूगल एडसेंस और बहुत सारे फीडबैक हमें भी मिलते पर वो भी हमें मिलते थे कि मतलब आप लोग यू आर वेस्टिंग योर टाइम. But again, that was the time when we are ahead of this Google AdSense or the vlogging और जो हमारा जो आजकल का कंसेप्ट है इससे बहुत पहले का दौर था. तो उस टाइम पे अगर हमें भी इनकरेज किया जाता तो आज जो है हमारे मुंह से भी उसी ग्रुप से कोई अच्छा ऑथर निकलता, कोई अच्छा व्लॉगर निकलता. तो डेफिनेटली ये चीज जो है जैसे कि आपने बात की कि मतलब वो इनकरेजमेंट लेवल नहीं है, लेकिन द गुड थिंग इज के या गो अहेड. आप सही कह रहे हो बिल्कुल. मैं एक और एग्जांपल छोटी सी कोट करूंगा, मुझे कल नजर आई थी ये. आईसीसी ने अपना एक सोशल मीडिया मैनेजर का वहां पे दिया है, दुबई में कोई जॉब आई हुई है, एक फ्रेंड ने मुझे भेजा. तो अब उसमें अगर आप वो जॉब डिस्क्रिप्शन देखो तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाने आने चाहिए प्लेयर्स के साथ. तो अब सोशल मीडिया के जब देखते हो तो आपको लगता है अच्छा जी कॉपी पीआर बना ली, उसको पेस्ट कर दिया, तस्वीरें खींच के लगा दी, वीडियो डायरेक्ट कर ली, ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी. बट इसके साथ उन्होंने लिखा था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट भी बनाने आने चाहिए, आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने मीडिया के साथ बनानी है, मीडिया राइट्स कैसे बेचनी है वो भी आपको आना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट. सो यू नो वो कोशिश करते हैं कि एक बंदे को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दें एंड ही शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. हमारा ज्यादा काम ये है कि हम यहाँ से वहां एक दूसरे के ऊपर ब्लेम फेंकते रहते हैं. सो दैट इज वन थिंग दैट शुड डेफिनेटली चेंज. आई टोटली एग्री विद यू. ओके, दोबारा आते हैं जो सोशल मीडिया की जब बात करते हैं हम, जो हमारे क्रिकइंफो का एक बहुत बड़ा आतर है मजहर अरशद. ये वो जमाने में जब हम यूथ ऑन क्रिकेट पे आर्टिकल और ये सारी चीजें लिखते थे, ये बंदा जो है मैं उस वक्त से उसको जानता था. उस टाइम पे ये इतने बड़े आथर भी नहीं थे. आज देखो he has contacts with a lot of many players as well. और जो क्रिकइंफो में जो पाकिस्तान को कवर किया जाता है आर्टिकल में, मजहर अरशद का नाम आप वहाँ पे जरूर देखोगे. दोबारा आते हैं हमाद अनवर. बहुत सारी बातें हो गई और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है. मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा और वो भी थोड़े कठिन क्वेश्चन है लेकिन फनी होंगे. वो क्वेश्चन ये है कि मतलब जिंदगी में ऐसा कोई मरहला जहाँ पे यू फेल्ड बट एवरी टाइम जब आप उसके बारे में सोचते हो आजकल तो आपको हंसी आती है. हंसी आना आई डोंट नो इज द राइट फीलिंग. चलो अभी तो आ गई. देखो बहुत जो है वो, अगर आप समझते हैं कि इतने काम किए हैं तो शायद इससे ज्यादा इसके पीछे फेलियर होते हैं जो फिर बाद में दुनिया को नजर नहीं आते. क्योंकि हम तो यही बताते हैं ना कि फ्लां के फाउंडर हैं, फ्लां के ये फ्लां ये किया, फ्लां वो किया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि लर्निंग एक्सपीरियंस था. सबसे पहला जो मेरा नॉन प्रॉफिट का जो एक्सपीरियंस था रब्त का, वो हमने 6 साल मेहनत से खून पसीना जिसे आप कहते हैं पूरी शौक से बनाया, और फिर हमारे ही अपने गलत फैसलों की वजह से इट रैन इनटू फाइनेंशियल ट्रबल और हमें अपने उसको बंद करना पड़ा. सो दैट वाज बिग लेसन जो आज तक हमारे साथ है. और फिर आपको उसमें फनी बात ये हो सकती है कि हमने उसके एंड पे किताब लिखी. उस किताब का नाम है रब ब्लू बुक. और उस किताब को अगर मैंने एक लाइन में बताना हो तो हम उसको लोगों को ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप फेल ना हो तो आप ये किताब पढ़ें. क्योंकि हमने जो कुछ किया और हम फेल हुए वो सारा कुछ हमने लिख दिया. तो अगर आप हमारे एग्जैक्ट ऑपोजिट चलेंगे ना तो आप बच जाएंगे. सो ये एक हमने निकाली थी कि हमने एक्चुअली अपने सारे फेलियर लिख दिए और हमने लोगों को कहा कि आप ये वाली हरकतें ना करें. वो आज भी बुक अवेलेबल है, फ्री, आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं उसको. अच्छा. इससे पहला जो एक था वो माय वॉइस अनहर्ड का ये था जो मैंने 5 साल चलाया. उसमें ये था कि वो एक शायद लर्निंग उसकी ये हो सकती है कि आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखें. अगर उसको मिक्स करेंगे तो दैट थिंग्स कैन गेट बैड. तो अगर आप अपने बैलेंस नहीं रखेंगे, अगर आप उनको मिक्सअप करेंगे तो थिंग्स कैन गो बैड. वो भी एक फनी स्टोरी है बट इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सो लेट्स नॉट गो देयर. अच्छा, आज जो है ये एमवायो की टुनाइट विद एमवायो, that was a 4 episode and today is the first day of Ramadan. तो what are your views on this show? क्या चीज आपको अलग नजर आ रहा है और हम इसको फ्यूचर में किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं? एनी फीडबैक? देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि सबको रमजान मुबारक मेरी तरफ से. आई होप कि हम सबका एक बहुत अच्छा महीना गुजरे. दुनिया और हम बतौर मुल्क पाकिस्तान भी एक बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहा है. सो इस तरह की जो एफर्ट्स हैं वो नीड ऑफ द आवर हैं.
उसकी दो बात है। एक तो ये है कि इस टाइम जो काम हो रहा है, जो किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहा है, उसको प्रमोट करना अगर हमारे, या उसको बुला के उससे बात करना और उसको एक और प्लेटफॉर्म देना इज अ वेरी गुड थिंग। मैं ये काम आपके सामने, मैं अब तक आइसोलेशन सेंट्रल की 24 एपिसोड्स कर चुका हूँ। वाह। 28 दिनों, 4 दिन का हमने गैप लिया था, जब थक जाते हैं फिर एक दिन की छुट्टी कर लेता हूँ। सो बट आप ये देखिए कि मैं 28 दिन से 24 दिन से ये काम कर रहा हूँ, और आज आपने बुलाया है, तो आपके शो के थ्रू किसी को पता चला है उसका, वो मेरे शो पे आएगा, मेरे शो की वीडियो पे आएगा, वहां से उन लोगों का पता चलेगा जो काम कर रहे हैं। सो इन अ वे आपकी कंट्रीब्यूशन भी हो गई, मेरी कंट्रीब्यूशन भी हो गई, और किसी की मदद भी हो गई। सो आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया, और इट्स एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म एज वेल कि आप लोगों को बुला रहे हैं। एक सजेशन मेरी ये होगी कि हम लोग जब इससे बाहर निकलेंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो, अब हम वापस उस नॉर्मल पे नहीं जा रहे जो पहले था। जो अब जिस दुनिया में हम एंटर होंगे वो बहुत डिफरेंट दुनिया होगी। आपको शायद एक ऐसी ईद भी देखनी पड़े अनकरीब जिसमें आप एक दूसरे से गले भी नहीं मिल सकेंगे, जो हमने बचपन से सोचा भी नहीं था। सो जब आप इसको लेके आगे चलो, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन और मेरी खुद भी कोशिश ये होगी कि हम इस चीज को कंटिन्यू रखें। आप महीने में एक दफा कर लो, हफ्ते में एक दफा कर लो, जो आपकी अवेलेबिलिटी है, जो आपको लगता है। बट फ्यूचर में जो हमें डिजिटल कंटेंट है, हमें ऐसा चाहिए जहां पे दो लोग बैठ के बात कर सके, कंस्ट्रक्टिव बात कर सकें, अच्छी बात कर सकें। क्योंकि जो फेक न्यूज है, जो गार्बेज आपको कंटेंट देखने को मिलता है, वो बहुत ज्यादा है, और वो डेली बेसिस पे बन रहा है। तो अगर उसको काउंटर करना है, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म, जिस तरह आपका प्लेटफॉर्म, इसकी बहुत अच्छी जरूरत है। और इतने सालों बाद हमारी अपनी बात हो रही है, बहुत अच्छा लगा। और एक सबसे बेस्ट बात आई थिंक आपका इंटरव्यू स्टाइल है, इट्स फ्रैंक, इट्स ओपन, और एक अच्छा कन्वर्सेशनल स्टाइल बनता है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन वाज रियली गुड एज वेल। Thank you. The only concept behind this interview is कि यहाँ पे हमारे पास कोई प्री प्लान क्वेश्चन नहीं होता। जो आप बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बंदों को मौका दे दे और वो खुद अपनी इंट्रोडक्शन करे, फिर वहां से इंट्रोडक्शन के दौरान ही हमें क्वेश्चन मिलती है कि मतलब क्या क्वेश्चन करे। कटहरे में खड़ा कर देते हैं उस बंदे को कि तुम ही बताओगे अब। हमाद हमाद खान बहुत हमाद अनवर सॉरी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। to end with this point again, uh, today is the first day of Ramadan. Ramadan is a month of worship, और यहाँ पे इसी मंथ में जो है हमेशा हमें जिंदगी के हर दिन में हमें चाहिए कि दूसरों की मदद करें। अभी भी चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, लेकिन ये चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो सोशल डिस्टेंस का जो जरूरत है, जो सोशल डिस्टेंस की, उनको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। यहाँ पे लोग इस तरह करते हैं, अगर किसी को कोई चीज देते या उसकी गाड़ी में फेंकते, अगर वो खाना या कुछ और एक जगह पे रखते, दूसरा बंदा जो है उसे उठाता है। तो इस तरह जो है सोशल डिस्टेंस का जो वो आइडिया है, उस पे भी लोग जाते हैं, एंड दे आल्सो कीप देमसेल्फ हेल्थी। सो आई थिंक रमजान इज अ मंथ ऑफ इट आल्सो वन ऑफ द मीनिंग इज सब पेशेंस। और पेशेंस का मतलब भी यही है कि जो अभी जिस कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें भी जो है सब्र करें। और सब्र यही है कि हम इबादत और सारी चीज़ों को अपने घर तक महदूद करें, और कोशिश करें कि हमारी वजह से कोई और इन्फेक्ट ना हो, और कोशिश करें कि किसी और की वजह से हम इन्फेक्ट ना हो। विद दैट, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।